सुनो, तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है? भाई साहब, आज। आज? अच्छा। तो आज तुम्हारी साल भर की मौज मस्ती की सजा तुम्हें मिलने वाली है। रिजल्ट तो मुझे पता ही है। अरे होना क्या है, पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान था नहीं। दिन भर पतंग उड़ाना या फिर मैदान में आवारा दोस्तों के साथ खेलना। कभी 1 घंटा ढंग से बैठकर पढ़ा हो तब तो कुछ होगा। मेरी बातें तो तुम्हें मजाक लगती हैं। और पिछले साल भी तुमने ये सब किया था। लेकिन भाई साहब, पिछले साल तो मैं दर्जे में पहला आया था। तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। जरूर अध्यापक लोग कॉपी जांचते समय सो रहे होंगे या किसी और के नंबर तुम्हारे कैसे हो विपुल? ऑल वेल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? फाइनली इतने दिनों से जो हम बातें कर रहे थे और तो आज हम करने जा रहे हैं। आई होप कि आवाज़ सही आ रही होगी और लोग हमें सुन पा रहे होंगे। आप मैसेजेस करें और हम आपके मैसेजेस का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। सो आपके सामने आ चुके हैं विशाल सेठिया और विपुल। हाय एवरीबॉडी एंड आई होप आप लोगों ने बहुत लोगों को बताया होगा। बहुत सिंपल सी सरल सी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला ही प्रयास है। बहुत दिनों पहले हम लॉकडाउन से परेशान होकर बात कर रहे थे क्या करें। तो जितने भी आपने पोस्टर, ट्रेलर, टीजर जो भी देखे हैं वो विपुल की सौगात है। उन्हीं के कारण ये सब हो पाया है। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। फाइनली तो आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और मेरे मुंह से जैसे अभी निकला मुंशी, तो मैं चाहूँगा एक बड़ी ही शानदार कहानी है जो मैं बताऊं कि मुंशी प्रेमचंद। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई थम्स अप करके बता देगा कि आवाज़ आ रही है और टाइप करके बता देगा तो हमारे लिए आसान होगा। आवाज़ साफ आनी चाहिए क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद जी की बहुत ही शानदार कहानी। सुपर सुपर। तो हम प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले छोटी सी बात, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और बनारस से ही 10 किलोमीटर दूर लम्ही नाम का गांव है जहाँ मुंशी प्रेमचंद, फिर से मुंशी का प्रेमचंद साहब का जन्म हुआ था। अब एक कंफ्यूजन है, मुंशी प्रेमचंद उन्हें कहा जाए या नहीं कहा जाए और ये नाम कहाँ से पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी किताब में मुंशी का प्रयोग नहीं किया। विशाल, अगर आपको मालूम होते, बड़ी बड़ी मजेदार चीज है। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें। अच्छा। तो मुंशी प्रेमचंद, हाँ, असल में जो हम मुंशी प्रेमचंद कहते हैं वो गलत है। हुआ ये था, प्रेमचंद साहब जब एक संपादन कर रहे थे पत्रिका का, तो उनके साथ में संपादक हुआ करते थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जिनका नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े लेखक गुजराती के और राज्यपाल भी रहे कई प्रदेश में, बड़े कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और प्रेमचंद मिलके संपादन करते थे और उसके ऊपर जाता था संपादक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रेमचंद। लेकिन ये बड़ा नाम था तो फिर ये जाने लगा संपादक मुंशी प्रेमचंद, और बीच में जो कॉमा या फिर जो डैश होता था वो एक बार प्रूफ की गलती से रह गया और तब से वहां नाम जाने लगा संपादक मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की पत्नी ने भी जो लिखा है और उनके बेटों ने भी बताया है, मुंशी प्रेमचंद कहना गलत है। मुंशी उन्हें कभी भी नहीं कहा जाता था। ये गलती, एक प्रूफ रीडिंग की गलती के कारण वो मुंशी प्रेमचंद हो गए। असल में वो प्रेमचंद ही हैं और ये मजेदार है जो मुझे लगा कि हमें देनी चाहिए। रीडिंग के बाद मैं भी एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाऊंगा आपको कि मेरा प्रेमचंद से जो एक तरह से कैसे बोलूं, बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो रीडिंग के बाद हम जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करें बड़े भाई साहब। बड़ी ही मजेदार कहानी है। 2 भाइयों की कहानी है। एक की उम्र 14 साल, एक की 9 साल। मैं छोटे भाई की भूमिका करूंगा क्योंकि मैं हाइट में भी बहुत छोटा हूँ विशाल से। विशाल बड़े भाई की भूमिका करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपने खुद की कहानी नजर आएगी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि अरे मेरे भाई भी ऐसे हैं और मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे मामा ऐसे हैं और मैंने ऐसा देखा है। तो लेट्स सी, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद जी की कहानी, बड़े
भाई साहब, क्या बात। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख मारते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 6ठी में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार, उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? अरे, हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास सिर्फ मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था भाई साहब। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी पर पढ़ते रह जाओगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अरे नहीं तो अरे गरे नथु खैरे सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखते जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर ही इसी दर्जे में सड़े पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था। अब अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा।
चटपट एक टाइम टेबल बना लेता है, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए कैसे काम शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी। हाँ, खेलना ही नहीं। प्रातःकाल उठना 6 बजे, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव, आय हाय हाय, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी को याद नहीं रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया था। मेरे जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। भाई साहब, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और अव्वल भी हूं। हैं? लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब अब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जमाकर कौन सा तीर मार लिया है? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया तुमने, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। उन्हें बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरून ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया।
तुम्हें तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीने आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी ही गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ है ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। ओ किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग सा हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे लग जाते थे। हैं? अब बताओ, दोयम, सोयम, चाहरुम, पंजुम उसके पीछे लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रट्टन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अब पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगना हो या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। हैं? ये तो वही बात हुई ना, समय की किफायत नहीं, इसका बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200-300 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? तो बालक भी इतनी सी बात समझते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अरे जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, पढ़ता था लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया। और भाई साहब
फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे फिर से दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, भोर बजे 4 से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले बस पढ़ पढ़ पढ़। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन अब विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में ये कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर पहुंच जाऊंगा, और फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विश्वास को, विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता चला जाता हूं, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब कुछ कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल के दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, और उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ब्राह्मणों बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। ऐसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकुए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मेडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तुम्हें का जो तजर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D.Litt और D.Phil क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए होंगे,
लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अब बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलाएं। जो कुछ दादा भेजते हैं हम उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितनी आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी पूरी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब में मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं? और यहां के एमए नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है बताओ? उनकी बूढ़ी मां। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, कर्ज पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें अभी जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं। अब आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पे है। भाई साहब, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बड़े भाई साहब, क्या बात! थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्या कह रहे हैं लोग? तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आई गेस। चलिए देखें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हमारी ये पहली कोशिश है जी। पहली बार हम दोनों लाइव जा रहे हैं, उस पर भी एक हम कहानी लिख सकते हैं। कल हमने रिहर्सल किया था जहां हम चाहते थे सिर्फ ये और मैं देखें एक दूसरे को, और सडनली वो लाइव हो गया। 9-10 लोग देखने लगे, हम घबरा गए। लाइट कैसे हो, साउंड कैसा हो, फ्रेम कैसा हो, अरे बाप रे बाप। तो या बहुत धन्यवाद। काफी लोगों ने लगातार देखा पूरी कहानी को। प्रेमचंद जी की जयंती है, 140वीं जयंती है और उस पर हमने कोशिश की कि कुछ किया जाए और आगे भी अगर आप चाहेंगे तो हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे मौके पड़ते रहते हैं हमारे देश में। अभी सब लॉकडाउन में है, एक अजीब सा दौर चल रहा है जहां हम बाहर नहीं निकल सकते, जहां हम लोगों से मिल नहीं सकते, तो कुछ ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे लाइव्स हो रहे हैं, हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। हम हिंदी लिटरेचर से, हिंदी साहित्य से चीज़ों को उठाकर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में और भी भाषाएं और भी लोग, आप अगर मिलकर हमारे साथ विजर्ड्स के थ्रू काम करना चाहते हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। कुछ नया बनाते हैं, नया देखते हैं। बहुत धन्यवाद। विशाल, आप कुछ बताने वाले थे? हाँ, तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई, अगर लोग इंटरेस्टेड हो बताना चाहता हूँ कि 8-9-10 साल पहले की बात होगी। मैं जयपुर में किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था और मैं वापस लौट रहा था वहां से दिल्ली। उस समय दिल्ली रहता था मैं, 10 साल की बात होगी। तो मेरी फ्लाइट को कुछ देर थी, तो मैं लाउंज में जाके बैठा।
तो लाउंज में देखा सहसा वहाँ पे गुलजार साहब बैठे हुए हैं। तो गुलजार साहब बैठे हैं तो कौन नहीं जाएगा। तो मैं एज अ ऑर्डिनरी फैन, एज अ बिग फैन ऑफ हिज, मैं गया उनके पास और बात करने लगा। अब गुलजार साहब हैं ऐसे ही, मतलब हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते करते मैंने बॉक्सी की बात की उनकी। और फिर मैं, ये उस दौर था, मतलब उस समय ज्यादा गुलजार साहब को आप टीवी इंटरव्यू या रेडियो इंटरव्यू पे नहीं देखते थे, ना सुनते थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप मतलब क्यों, मतलब हम इतना जानना चाहते हैं आपके बारे में, इतना कुछ सुनना चाहते हैं, इतने सालों से आप लिख रहे हैं, फिल्में भी डायरेक्ट की हैं आपने, लिखी हैं, तो थोड़े झल्ला उठे। कहते हैं क्या बताऊं, कुछ नहीं आता आजकल के लोगों को। मैंने कहा क्या हो गया सर? इसे देखिए जयपुर लिटरेरी फेस्ट था, वहां गया मैं, तो उस समय जयपुर लिटरेरी फेस्ट भी हो रहा था। तो इसे एक पत्रकार हैं, रेडियो के हैं, और वो मेरा कई सालों से पीछा कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो जयपुर लिटरेरी फेस्ट में भी आए हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, कमरे में आ जाइए, आप इंटरव्यू ले लीजिए मेरा। तो वो मेरे कमरे में आए और मेरा इंटरव्यू लेने लगे। मेरे सामने टेबल पे गोदान रखी हुई थी, और वो कहते हैं अच्छा आप ये नई किताब अभी लिख रहे हैं? तो कहते हैं ऐसे ऐसे लोग मेरा इंटरव्यू करने आते हैं। तो मेरा प्रेमचंद के साथ ये एक बड़ा ही अजीब, तो प्रेमचंद जैसे आता है मुझे सबसे पहले वो याद आता है। मैं उस पत्रकार और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानबूझ के नहीं लिया, वरना बहुत कंफ्यूजन में। मैंने ये जब सुना, प्रेमचंद से लेकर गुलजार से लेकर चाणक्य तक की ऐसी ऐसी बातें लिखी मिलती हैं जो उन्होंने खुद नहीं कही होती। तो किसी की भी कविता आ जाती है। मजेदार दौर है, लेकिन हम कुछ, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर से कुछ करना चाहिए, नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन। अरे वाह क्या बात है। तो बच्चन साहब का भी कुछ कर सकते हैं, धर्मवीर भारती साहब हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मोस्ट ऑफली मैंने विशाल से बात नहीं की और हमने अभी तय नहीं किया है, लेकिन 15 अगस्त वाले हफ्ते में कुछ नई कहानी लेकर आएंगे, क्योंकि हर हफ्ते करना मुश्किल है, क्योंकि हम प्लान वे में करना चाहते हैं, उसको ठीक से प्रमोट करना चाहते हैं। 8:30 बजे से इंस्टाग्राम पे हमारा लाइन है, और वहाँ पर हम फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आधे घंटे गले को आराम देते हैं। और अभी कोई भी सवाल हो विशाल से, मुझसे आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि द आइडिया इज एवरी ऑल्टरनेट वीक, हर ऑल्टरनेट हफ्ते हम कुछ करना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम औरों को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। हम कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा चैलेंज है हम अभी, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। बट अगर सवाल हो तो वी आर मोर देन हैप्पी। अभी तक तो बहुत खूब अच्छा अनुभव था। शुक्रिया अभिलाष श्रीवास्तव जी, सौमित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कोई सवाल हो, कोई इसके बारे में, ये विजिट्स के बारे में, बाय द वे विजिट्स में जितनी ये जो लोगो देख रहे हैं, जो पोस्टर देखे आपने, वो सारी चीजें विपुल ने बनाई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नाटक एक सामूहिक कला है। और बल्कि मैं थोड़ा सो रहा था, बहुत दिन से लोग बोल रहे थे लाइव जाने के लिए, और एक दिन सडनली कॉल आया विशाल का और बोले करते हैं। और वो जो बोलते हैं ना कि हिला के जगाने वाला चीज, वो मैं शायद कभी नहीं करता। मैंने कुछ लाइव्स किए थे जब हम शुरू में लॉकडाउन में गए थे, तो मैंने रश्मि रथी, अभी सौमित्र ने बोला, मैंने वो भी पढ़ा था, बच्चन साहब की कविताएं भी लाइव में पढ़ी थी, और मैं वीडियोस बना रहा था। फिर एक ऐसा दौर चला जब ज्यादा समय तक कोई चीज नहीं कर सकते, मन बड़ा अजीब हो जाता है। और हम लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, पिछले 3 महीने से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए, जहाँ रोज मिलते थे। तो एक नई कोशिश है, बहुत दौड़ने भागने के बीच में, आधा घंटा पहले तक हम मीटिंग्स कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, लेकिन फाइनली आ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक्स अ लॉट। जाने का समय, क्योंकि 8:30 इंस्टाग्राम पे फिर से जाना है, और मेरे ख्याल से 60-70 लोगों ने देखा। मुंबई में मैंने ऐसे भी नाटक किए हैं जहाँ सामने 4 या 5 लोग रहे, तो मैं इसको सुपर हिट और हाउसफुल शो मानता हूँ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। थैंक यू, एब्सोल्युटली। और 4 लोग 5 लोग, मैं इनफैक्ट विपुल को कह रहा था 10 लोग भी आएंगे, ये हम अपनी मर्जी के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और ये कला जो है, इसको बरकरार करने के लिए आप अपने कमेंट्स में प्लीज लिखें, आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कुछ चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो आपको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में सजेशन दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।